हेलो गाइस, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पढ़ने की कला पर। आज हम लोक अंतर्राष्ट्रीय विधि एवं मानवाधिकार सब्जेक्ट के क्वेश्चन नंबर 10 लेकर आए हैं, जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। संभावना है कि एग्ज़ाम अगस्त फर्स्ट वीक में होने की, तो प्लीज़ तैयारी पे फोकस कर लीजिएगा। चलो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, युद्ध को परिभाषित कीजिए, इसके विधिक परिणाम क्या हैं और समझाइए। ठीक है, देखिए, जैसे युद्ध का प्रश्न अतीत से रहा है। धर्मशास्त्रों में भी युद्ध का वर्णन मिलता है। एक पक्ष, एक व्यक्ति या एक राज्य दूसरे पक्ष या दूसरे व्यक्ति या दूसरे राज्य पर अपनी इच्छा थोपने के लिए युद्ध का सहारा लेता है। अंतर्राष्ट्रीय जगत की भी यही स्थिति है। अंतर्राष्ट्रीय विवादों को निपटाने के लिए युद्ध की प्रवृत्ति रही है। अब युद्ध की परिभाषा दी गई है। सबसे पहले आते हैं विधि शास्त्री ओपनहाइम। युद्ध दो या अधिक राज्यों के बीच सशस्त्र बलों द्वारा संघर्ष है, जिसका उद्देश्य एक दूसरे को पराजित करने तथा शांति के लिए ऐसे शर्तें अधिरोपित करना है जिनकी विजय राज्य को इच्छा करे। मतलब ओपनहाइम कहते हैं कि युद्ध दो या अधिक राज्यों के बीच होता है, ठीक है, सशस्त्र बलों के द्वारा होता है, ठीक है, और उनका उद्देश्य एक दूसरे को पराजित करने का होता है, ठीक है, और दूसरे राज्य के ऊपर शांतिपूर्वक शर्तें अधिरोपित करना होता है, और वो जो युद्ध करते हैं उसकी कामना विजय होने की होती है, ठीक है, विजय होने के लिए वो युद्ध करते हैं। ये बोलते हैं ओपनहाइम। अब स्टार क्या बोलते हैं, देखिए, दो या दो से अधिक राज्यों के सशस्त्र सैनिकों के बीच होता है, ठीक है। प्रत्येक युद्धरत देश का उद्देश्य होता है एक दूसरे को पराजित करना और शांति के लिए अपनी शर्तें मनवाना, ठीक है। स्टार्क भी यही बोलते हैं। स्टार्क भी यह बोलते हैं कि जो युद्ध है वो दो या दो से अधिक राज्यों के सशस्त्र सैनिकों के बीच में होता है और युद्ध करने का उद्देश्य एक दूसरे को पराजित करना होता है, तथा जो युद्ध हार जाता है, जो पराजित हो जाता है, उसके ऊपर अपनी शर्तें मनवाना होता है, ठीक है। अब प्रोफेसर हाल क्या कहते हैं, ठीक है, इसको भी देख लीजिए। देखिए, जब राज्यों के बीच विवाद इस सीमा तक पहुंच जाता है कि दोनों पक्ष शक्ति का प्रयोग करने लगते हैं, शक्ति मतलब पावर, शक्ति, ठीक है, उनमें से एक हिंसा का प्रयोग करता है जिसको दूसरा पक्ष शांति का उल्लंघन मानता है, ठीक है। एक पक्ष ने अटैक कर दिया तो दूसरा पक्ष उसको शांति का उल्लंघन मानता है, भाई इसने शांति के नियमों का पालन नहीं करा। युद्ध का संबंध स्थापित हो जाता है कैसे, जब उसने एक पर युद्ध करा तो दूसरे ने भी उस पर युद्ध कर दिया, ठीक है। इसमें युद्धरत देश के सैनिक एक दूसरे के विरुद्ध तब तक हिंसा करते रहते हैं जब तक दोनों पक्ष में से कोई एक पक्ष दूसरे पक्ष की वांछित शर्तों को नहीं मान लेता, ठीक है। युद्ध तब तक रहता चलता है जिसमें एक पक्ष के सैनिकों के द्वारा दूसरे पक्ष के सैनिकों के मध्य सशस्त्र बलों का प्रयोग करके युद्ध किया जाता है, और जिसमें एक पक्ष के द्वारा दूसरे पक्ष के द्वारा जब तक कोई शर्तें उनकी मान नहीं ली जाती तब तक युद्ध जारी रहता है। ये बोलते हैं प्रोफेसर हॉल, ठीक है। तो उपरोक्त परिभाषाओं से निष्कर्ष ही निकलता है कि युद्ध दो या दो से अधिक राज्यों के बीच होता है, ठीक है। युद्ध में सशस्त्र बलों या कभी कभी हिंसा का प्रयोग भी किया जाता है। युद्ध का उद्देश्य एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष पर अपनी इच्छा थोपना या मनवाना है, ठीक है, या शर्तों को मनवाना है, ठीक है। ये दे रखा है युद्ध का। एंड युद्ध तब तक जारी रहता है जब तक कि एक पक्ष दूसरे पक्ष की इच्छा को मान नहीं लेता, ठीक है। ये हो गया युद्ध की एक रूपरेखा। अब आते हैं युद्ध का विधिक स्वरूप एवं नियंत्रण कैसे करते हैं, ठीक है। युद्ध एक प्राचीनतम अवधारणा है, इसे आरंभ से ही एक आवश्यकता माना गया है।
जब अन्य साधनों या उपायों द्वारा विवादों का निपटारा नहीं होता है तो अंतिम साधन के रूप में युद्ध का सहारा लिया जाता है। ठीक है, आगे बात समझें। युद्ध के माध्यम से एक राज्य द्वारा दूसरे राज्य से लाभ प्राप्त करना राज्य की शक्ति के अंतर्गत माना जाता रहा है। अंतर्राष्ट्रीय विधि की यही मान्यता रही है, लेकिन कालांतर में ग्रोशियस ने युद्ध की अवधारणा में महत्वपूर्ण परिवर्तन कर दिया। ग्रोशियस ने युद्ध को दो भागों में वर्गीकृत किया, न्यायोचित एवं अन्यायोचित युद्ध। इससे राज्यों की युद्ध करने की शक्ति सीमित हो गई। ठीक है, जो ग्रोशियस था उसने युद्ध को दो कैटेगरी में बांट दिया, एक तो न्यायोचित कैटेगरी और एक होता है अन्यायोचित युद्ध कैटेगरी। इससे क्या हो गया, राज्यों को युद्ध करने की जो शक्ति थी वो सीमित हो गई। ठीक है, ग्रोशियस के अनुसार युद्ध का सहारा लिया जा सकता है, लेकिन यह आवश्यक है कि इससे दूसरे के अधिकारों का उल्लंघन ना हो, अनुचित बल का प्रयोग नहीं किया जाए। ठीक है, ग्रोशियस ने ये बोला। अब वुल्जे का भी यही मत रहा है कि युद्ध अच्छे को प्राप्त करने तथा गलत को रोकने के लिए किया जा सकता है। ठीक है भाई, युद्ध का प्रयोग अपन किसी अच्छी चीज़ को प्राप्त करने के लिए कर सकते हैं और गलत कोई काम हो रहा है उसको रोकने के लिए भी युद्ध का प्रयोग कर सकते हैं। न्यायोचित युद्ध बल द्वारा न्याय प्राप्त करने के तथा अन्याय को रोकने का प्रयास करता है। सही बात है। न्यायोचित युद्ध ऐसा युद्ध है जब उपचार प्राप्त करने के लिए शांतिपूर्ण उपाय असफल हो जाते हैं या जब आत्मरक्षा के लिए युद्ध आवश्यक हो जाता है तब युद्ध किया जाता है। ठीक है, लेकिन युद्ध के संबंध में अब धारणा बदलने लगी है। अब युद्ध एवं आक्रमण को समाप्त किए जाने के प्रयास किए जाने लगे हैं। युद्ध में बल, हिंसा, शक्ति का प्रयोग किया जाता है। इससे जन धन की हानि होती है, विश्व शांति को आघात लगता है। इसलिए युद्ध की परिकल्पना ही अनावश्यक है, इसे अवैध माना गया है। ठीक है, अवैध क्यों माना गया है? क्योंकि इसमें जन धन की हानि होती है। ठीक है, हिंसा का प्रयोग होता है और जो एक विश्व शांति का जो उद्घोष बना हुआ है, उद्घोष जारी करा हुआ है, उसको आघात पहुंचता है। इसलिए युद्ध नहीं करना चाहिए। ठीक है, यही कारण है कि युद्ध को नियंत्रित करने के समय समय पर प्रयास किए जाते रहे हैं। सन 1907 के हेंग अभिसमय में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया कि युद्ध प्रारंभ करने से पूर्व युद्ध की घोषणा एवं अंतिम चेतावनी दिया जाना आवश्यक होता है। ठीक है, अभी आते युद्ध के नियंत्रण के लिए क्या क्या प्रयास किए गए। तो सबसे पहले युद्ध को नियंत्रित करने के लिए 1907 के हेंग अभिसमय में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि युद्ध करने से पूर्व युद्ध की घोषणा एवं अंतिम चेतावनी दिया जाना आवश्यक होता है। पारस्परिक सहायता संधि 1923 में आक्रामक युद्ध को अंतर्राष्ट्रीय अपराध घोषित किया गया है। ठीक है, पारस्परिक सहायता संधि के अंदर आक्रामक युद्ध को घोषित किया गया है। ठीक है, पारस्परिक संधि में युद्ध को घोषित किया गया है। ठीक है, इसी प्रकार जनेवा न्यायाचार 1924 में कतिपय मामलों को छोड़कर अन्य मामलों में युद्ध का सहारा नहीं लेने की बात कही गई है। ठीक है, इस तरह से ये युद्ध को नियंत्रित करने की बातें चल रही है, जिसमें सबसे पहले आता है संयुक्त राष्ट्र संघ के 1945 के चार्टर में युद्ध को नियंत्रित करने के लिए प्रभावी प्रयास किए गए थे। पहला, संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य राज्यों द्वारा अपनी समस्याओं का समाधान शांतिपूर्ण तरीके से किया जाना चाहिए। किसी राज्य की प्रादेशिक अखंडता, राजनीतिक स्वतंत्रता के विरुद्ध बल का प्रयोग नहीं किया जाएगा, नहीं धमकी दी जाएगी। समस्याओं का शांतिपूर्वक समाधान किया जाएगा। ठीक है, युद्ध में आक्रमण अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को संकट उत्पन्न होने पर सुरक्षा परिषद द्वारा सामूहिक कार्रवाई की जाएगी। ये थे युद्ध को नियंत्रित करने के संयुक्त राष्ट्र संघ के 1945 के चार्टर युद्ध में लिखे हुए परिणाम। अब आते युद्ध के प्रभाव क्या क्या हैं। देखिए, सबसे युद्ध का प्रभाव होता है सामान्य प्रभाव। सामान्य प्रभाव मतलब नॉर्मल प्रभाव क्या पड़ता है युद्ध करने से। देखिए, युद्ध करने का सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है नागरिकों के ऊपर। ठीक है, देश के नागरिकों के ऊपर पड़ता है। ठीक है, जो युद्ध आरंभ के समय शत्रु देश के राज्य में निवास करते हैं, ऐसे नागरिक जो प्रभावित होते हैं वो युद्ध के आरंभ होने समय शत्रु देश के राज्य में निवास करते हैं। युद्ध प्रारंभ होते ही युद्धरत देश अपने अधिकार क्षेत्र के
अंतःशत्रु नागरिकों पर नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास करते हैं ताकि वे शत्रु को कोई सहायता नहीं पहुंचा सके। ठीक है, कई बार ऐसे नागरिकों को अपने देश में लौट जाने की अनुमति दे दी जाती है। ठीक है, अब मान लीजिए पाकिस्तान और भारत का युद्ध हुआ था। अब कुछ भारतीय लोग वहाँ पे गए हुए थे पाकिस्तान में घूमने के लिए, फिर पढ़ाई करने के लिए। ठीक है, तो जैसे युद्ध हुआ तो सबसे पहले जो पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है, उन्होंने जो इंडियंस थे सबसे पहले उनके ऊपर कंट्रोल किया। ठीक है, उनको अपने दबाव में लिया। ठीक है, ताकि वो यहाँ की जो सूचनाएं हैं पाकिस्तान की वो लीक ना कर पाएँ। ठीक है, या तो कई बार युद्ध के अंदर ऐसा होता है कि जो जैसे मान लो पाकिस्तान में युद्ध हुआ तो पाकिस्तान नागरिक है ना, पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है वो इंडियंस को भारत भेज देगी, तुरंत भारत भेज देगी। ये आता है सामान्य प्रभाव। अब दूसरा आता है राजनीतिक संबंधों पर प्रभाव। युद्ध प्रारंभ होते ही युद्ध राज्यों के बीच राजनयिक संबंध समाप्त हो जाते हैं। ठीक है, उनके जो डिप्लोमेटिक राइट्स होते हैं वो समाप्त हो जाते हैं युद्ध आरंभ होने के बाद ही। ठीक है, जो अपने अपने राजनयिक अभिकर्ताओं को अपने अपने देश वापस बुला लिया जाता है। ठीक है, जो वहाँ पे जो एजेंट होता है, जो राजदूत होता है, जो हर देश का राजदूत अलग अलग कंट्री में भेजा गया है। जैसे अमेरिका का राजदूत इंडिया में है राजदूत कार्यालय, और वहाँ इंडिया का राजदूत कार्यालय अमेरिका में है। तो युद्ध की स्टार्ट होते ही उनको वापस अपने देश बुला लिया जाता है। संधियों पे क्या प्रभाव पड़ता है? देखिए, जो युद्ध पर संधियों का प्रभाव व्यापक प्रभाव पड़ता है। देखिए, युद्ध प्रारंभ होते ही युद्ध देशों के समस्त संधियाँ समाप्त हो जाती है। लेकिन अब इस धारणा में काफ़ी बदलाव आ गया है। यह माना जाने लगा है कि युद्ध के समय सारी संधियाँ समाप्त नहीं होती है, अभी तो कुछ समाप्त हो जाती है, कुछ यथावत बनी रहती है और कुछ निलंबन हो जाती है। स्टार्क के अनुसार युद्ध के संधियों पर प्रभाव के बारे में निम्नलिखित विचार किया। अब स्टार्क बोलते हैं युद्ध के समय कौन सी समाप्त होती है, कौन सी नहीं होती। युद्ध के आरंभ होते ही कुछ संधि समाप्त हो जाती है, जैसे मित्रता की संधि समाप्त हो जाती है। कुछ संधि यथावत बनी रहती है, जैसे सीमा निर्धारित करने वाली संधि। सीमा मतलब जो सीमा के जो बॉर्डर लगा होता है, बॉर्डर पे जो फौज खड़ी होती है, पुलिस खड़ी होती है, जो संधि करा भाई इस बॉर्डर के आप पार इधर आप नहीं आओगे, उसके पार हम उधर नहीं जाएंगे, तो वो संधि बनी रहती है। युद्ध को नियंत्रित करने वाली संधियाँ युद्ध के समय भी बराबर बनी रहती है, जैसे हैंग अभी समय में। ठीक है, उसको नियंत्रित करने वाली शक्तियाँ भी बराबर बनी रहती है। ठीक है, वो खराब समाप्त नहीं होती। स्वास्थ्य, उद्योग, औषधि, संपत्ति, सुरक्षा आदि से संबंधित विधि निर्माण करने वाली संधियाँ युद्ध के दौरान समाप्त नहीं होकर निलंबित रहती है। ठीक है, युद्ध के समय वो निलंबित रहती है। प्रत्यर्पण विषयक संधियाँ भी युद्ध के दौरान निलंबित रहती हैं और युद्ध समाप्त होते ही प्रभाव में आ जाती है। ठीक है, जो प्रत्यर्पण क्या होता है, मतलब जब प्रत्यर्पण एक देश का जो प्रति दूसरे देश में जाके बस जाता है, वह रहने लग जाता है, तो यहाँ की जो गवर्नमेंट है उस देश से उस अपराधी को उसको वापस लाने की मांग कर सकती है। इसको बोलते हैं प्रत्यर्पण की संधि। तो ये भी निलंबन होती है, इसका समाप्त नहीं होती है। ठीक है, अब आते हैं संविधाओं पर क्या प्रभाव पड़ता है, जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं उस पर क्या प्रभाव पड़ता है। देखो, युद्ध देशों के नागरिकों के बीच में कई संधियां युद्ध का प्रभाव अंतर्राष्ट्रीय विधि का विषय न होकर राज्य विधि का विषय होता है। जो संधियां होती है वो अंतर्राष्ट्रीय विधि का प्रभाव नहीं पड़ता उन पर, वो राज्य विधि होती है। अतः युद्धरत राज्य इस विषय में स्वतंत्र हैं, वे ऐसी संधियों की प्रयोज्यता या समाप्ति के बारे में नियम निर्धारित करें। इस संबंध में सामान्य प्रथा यह है कि जो संधियां पूर्ण हो चुकी हैं उन पर युद्ध का प्रभाव नहीं होता है, लेकिन जो संधियाँ भविष्य में पूरी होनी है वे संधियाँ अवैध हो जाती हैं। ठीक है, मानो जो इंडिया और जो पाकिस्तान के बीच में जो संधियाँ थी भाई, गेहूँ चावल जो भी आटा दाल यहाँ से लेके जाना था वहाँ से लेके आना था, वो संधियाँ जो पहले जो संधियाँ हो चुकी है वो तो कोई दिक्कत नहीं है, उन पर जो युद्ध का प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन जो आगे होने वाला था, ठीक है, आगे मान लो कि जो पाकिस्तानी बोला कि भाई हमारे को गैस चाहिए, तो अगर इंडिया से पाकिस्तान पाइपलाइन बिछने वाली थी तो युद्ध होने के बाद में वो पाइपलाइन नहीं बिछेगी। ठीक है, वो संधि पूरी नहीं होगी क्योंकि युद्ध हो गया इनके बीच में। तो ये बोला गया है कि जो भविष्य में जो संधि हो गई ना उनके ऊपर युद्ध का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन जो नहीं पास्ट में जो बातें होगी उस पर उन संधियों पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन जो फ्यूचर में जो संधि होगी, फ्यूचर में जो कॉन्ट्रैक्ट होंगे उस पर युद्ध का प्रभाव पड़ेगा। ये बोला गया है संविधाओं का प्रभाव पर। अब संपत्ति पे क्या प्रभाव पड़ता है, देखिए, युद्ध के प्रभावों की दृष्टि में युद्धरत देशों की संपत्तियों को दो भागों में बांटा गया है: सार्वजनिक शत्रु संपत्ति, निजी शत्रु संपत्ति। सार्वजनिक शत्रु संपत्ति युद्ध प्रारंभ होने पर जब्त की जा सकती है बशर्ते कि वह चल संपत्ति हो। ठीक है, चल संपत्ति मतलब जो मोटर वाहन गाड़ी घोड़े ये तो जब्त कर सकते हैं,
लेकिन अचल संपत्ति को जब्त नहीं किया जा सकता शत्रु देश के द्वारा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अपितु उसे स्थायी रूप से लेकर उसके व्ययन के बारे में युद्ध समाप्त के पश्चात निर्णय लिया जा सकता है। युद्ध समाप्त के बारे में उस प्रॉपर्टी का क्या करना है उनको, उसके बारे में वो निर्णय ले सकते हैं, लेकिन उसको जब्त नहीं कर सकते। इसी प्रकार निजी शत्रु संपत्ति युद्ध प्रारंभ होने पर जब्त की जाती है, बशर्ते कि वो अचल संपत्ति हो। अचल संपत्ति को जब्त नहीं किया जाता, अपितु उसे स्थायी रूप से लेकर उसके व्यवहार के बारे में युद्ध समाप्ति के पश्चात निर्णय लिया जाता है। बिल्कुल वही सेम टू सेम बात बोली गई है जो सार्वजनिक शत्रु संपत्ति में बोला गया था। जहाँ तक निजी शत्रु संपत्ति का प्रश्न है, यदि ऐसी संपत्ति पर कब्जा कर लिया गया है तो अति आवश्यक सैनिक कार्रवाइयों के लिए उसका प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है, लेकिन उसे लूटा नहीं जा सकता। इसी संपत्ति को लूटना ले जाना अंतर्राष्ट्रीय विधि के विरुद्ध है। ठीक है, मतलब सैनिक कार्रवाई कैसे, मुझे सैनिकों के वहाँ पे टेंट लगा दिए, सैनिकों के लिए खाना खाने के लिए वहाँ पे तंबू लगा दिया, मेस लगा दी वहाँ पे। ठीक है, उनके घोड़े खड़े कर दिए, अस्तबल बना दिए घोड़ों के लिए। ठीक है, गाड़ियाँ खड़ी कर दी वहाँ पे। ठीक है, इस तरह वो निजी संपत्ति को काम में ले सकते हैं। अब छठा प्रभाव क्या आता है, लड़ाकुओं पर प्रभाव। जो युद्ध होते हैं ना, युद्ध करने वाले लड़ाकू होते हैं, ठीक है, उन पे क्या प्रभाव पड़ता है। अंतर्राष्ट्रीय विद्युत लड़ाकू दो प्रकार के माने गए हैं, लड़ाकू और एक होता है गैर लड़ाकू। युद्ध प्रारंभ होने पर वैध लड़ाकुओं को पकड़ा जा सकता है, मारा जा सकता है, घायल किया जा सकता है, अथवा युद्धबंदी बनाया जा सकता है। अब देखो लड़ाकू क्यों होते हैं, जो फौजी होते हैं, जो जो एनसीसी कैंडिडेट होते हैं, ठीक है, जो रिटायरमेंट आए हुए पुलिस वाले होते हैं, फौजी होते हैं। ठीक है, और जो जिन बच्चों की ट्रेनिंग चल रही होती है वो बच्चे, उनको बोलते हैं लड़ाकू। मतलब उनको कौशल विद्या आती है लड़ाई करने की। ठीक है, वो ट्रेनिंग ले चुके हैं इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा या इंडियन आर्मी के द्वारा, उनको बोलते हैं लड़ाकू। ठीक है, तो उनको युद्ध के दौरान उनको मारा जा सकता है, पकड़ा जा सकता है, घायल किया जा सकता है और युद्ध के दौरान उनको बंदी बनाया जा सकता है। ठीक है, क्योंकि फिर युद्धरत राज्य सेना के नियमित सदस्य होते हैं। बिल्कुल सही बात है। जबकि गैर लड़ाकुओं को केवल पकड़ा जा सकता है वह एवं उन पर मुकदमा चलाया जा सकता है। उन्हें न तो घायल किया जा सकता है और न ही मारा जा सकता है। उन्हें कुछ उन्मुक्तियाँ प्रदान की जाती है। स्टार्क का भी यही मत है। ठीक है, जो गैर लड़ाकू कौन होते हैं, जो आम नागरिक होता है, जो पढ़ने लिखने वाले बच्चे होते हैं, जिनका फौज पुलिस से कोई नाता नहीं होता है, तो उन बच्चों को युद्ध करने वाले देश के द्वारा पकड़ा जा सकता है। ठीक है, उनके ऊपर मुकदमा चलाया जा सकता है, लेकिन उनको उन्हें तो घायल किया जा सकता है, उनको न मारा जा सकता है। ठीक है, ये प्रभाव थे अपने क्वेश्चन नंबर 10 के। तो आई होप आपको अच्छे समझ में आया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा। अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसी समय, तो प्लीज़ बने रहिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।